सामाजिक न्याय का सवाल कितना उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, उसका खाका बहुत ही ज्यादा तो नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं उन आयोजकों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इन परिवर्तनकामी साथियों के साथ मुझे बुलाकर कुछ चर्चा का अवसर दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन प्रेषित करता हूं। श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय भी है, और यदा कदा मैं उस विश्वविद्यालय में शोध के लिए मौखिक परीक्षा के लिए जाया करता हूं। साथियों, मैं कुछ बिंदुओं के ऊपर, छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, लेकिन वो कौन से बिंदु हैं मैं बताऊंगा नहीं। इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप समझेंगे वो बिंदु क्या है, वो पॉइंट क्या है। इस देश के अंदर 600 विश्वविद्यालय है। मैं विषयांतर होना नहीं चाहता, क्योंकि विषय के ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। सारे वक्ताओं ने विषय के बहुत सारे बाहरी चीजों को छूने का प्रयास किया, जिससे कि विषय की महत्ता स्पष्ट हो सके। कुछ ने दार्शनिक आधार, कुछ ने राजनीतिक आधार प्रस्तुत किए, लेकिन मैं विषयांतर होना नहीं चाहता। इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के कई आयाम हैं, कोई एक आयाम नहीं है केवल आरक्षण। आरक्षण एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन आरक्षण एक सब प्रकार का एक ही आयाम जो आरक्षण कहते हैं, वो आरक्षण एक आयाम नहीं है। और हमारी दुर्गति, सामाजिक न्याय के आंदोलन की दुर्गति इसीलिए है, हम बस एक आयाम को चुन के रहे। मंडल कमीशन ने जब पिछड़ा वर्ग की परिभाषा स्थापित की, तो उन्होंने 13 बिंदुओं को रखा था। क्या उन 13 बिंदुओं में से केवल आरक्षण ही एक सवाल है जिस पर हमें लड़ना चाहिए? वो 13 सवाल जिसने हमें पिछड़ा बनाया, क्या उन 13 सवाल पर हम संघर्ष करें या नहीं करें? और यदि नहीं करते हैं तो केवल 5 आरक्षण के हम कॉन्सेप्ट को लेकर के यदि संघर्ष करेंगे, हमारा सामाजिक न्याय आंदोलन आज इसीलिए इस मोड़ पर पहुंचा है कि इसकी मारक क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए इस देश के अंदर 600 विश्वविद्यालय में से मात्र 300 विद्यालय इस सरकार का विश्वविद्यालय है। 300 विश्वविद्यालयों में से भी 40 विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार का है, और 30 ऐसे केंद्रीय संस्थान हैं जो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। शेष 220-230 विश्वविद्यालय इस राज्य सरकार के अंतर्गत विश्वविद्यालय आते हैं। आरक्षण का सवाल कई यात्राओं को करते हुए हमारे पास पहुंचा। पहला, जब 1989 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, तो वो नौकरी में आरक्षण था, वो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नहीं था। और इसलिए बीपी सिंह ने आरक्षण के एक ही सवाल को उसने टैकल किया था, एक ही सवाल को उसने दे पाया था, लेकिन शिक्षा के अंदर आरक्षण के सवाल को अभी तक नहीं छुआ गया था। और बाद में चलकर 2007 में, 2008 में आके अर्जुन सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया। अब ओबीसी के लिए दोनों प्रकार के आरक्षण की सुविधा 2008 के बाद से हो गई। 10 वर्ष होने चला। 10 वर्ष के अंदर इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के आधार पर उच्च शिक्षा से संबंधित सामाजिक न्याय का सवाल जुड़ा हुआ है। इसे देखने की कोशिश की जानी चाहिए। कैसी बातें हुई जब उच्च शिक्षा के अंदर रिजर्वेशन का सवाल हुआ, तो सबसे पहले एचआरडी से नोटिस निकलनी थी, लेकिन एचआरडी से नोटिस निकलने के बाद यूजीसी से नोटिस निकलनी है, वहां दोनों से नोटिस निकली रिजर्वेशन के सवाल। लेकिन एक विश्वविद्यालय का अपना ऑटोनोमस जुरिस्डिक्शन होता है। उस ऑटोनोमस जुरिस्डिक्शन में ये बातें हैं कि किसी भी नोटिफिकेशन को जब तक लोकल यूनिवर्सिटी रीइंडोर्स नहीं करेगी, आरक्षण लागू नहीं हो सकता।
जब भी आरक्षण दे भी दिया सरकार, अब कोई ऑटोनॉमस बोलना है क्या करना, यदि आरक्षण को लागू होना है तो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी को अपनी बॉडी में उसे रीइंड्यूस करेंगे, तभी उस विश्वविद्यालय के अंदर आरक्षण लागू होगा। केंद्र विद्यालयों के ऊपर, विश्वविद्यालयों के ऊपर लगातार दबाव के बाद भी बहुत चंद केंद्र विद्यालयों के अंदर ओबीसी के नोटिफिकेशंस को रीइंड्यूस किया गया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और ऐसी स्थिति में कितनी जद्दोजहद, कितनी लड़ाई करनी पड़ी है, हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कह नहीं सकते। एससी एसटी के लिए केवल वही एंट्री पॉइंट पर, केवल लेक्चरर के पोस्ट पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एंट्री था। जब हम लोगों ने जद्दोजहद किया इस विश्वविद्यालय में कि नहीं, एंट्री का पोस्ट प्रोफेसर का भी होता है, प्लानिंग पोस्ट, प्लानिंग पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर का भी होता है, आईएएस के भी पोस्ट जो प्लानिंग पोस्ट है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसलिए एसोसिएट प्रोफेसर पर भी रिजर्वेशन, जो प्लानिंग का ओपन पोस्ट है उस पर रिजर्वेशन दिया है। और उस लड़ाई को हमने जब यहां लड़ा, बातों को करने में मुझे गुरेज नहीं है, उच्च जाति के 80% प्रगतिशील लोगों ने हमारा साथ दिया। हम चंद ओबीसी और एससी एसटी के लोग, उसके लिए जब बुद्धिमान चंद एससी एसटी ओबीसी के लोग पिछली एकेडमिक काउंसिल में 3 वर्ष 4 वर्ष पहले एकेडमिक काउंसिल में लड़ना शुरू किया, लेकिन यहाँ के प्रगतिशील ताकतों ने, जो उच्च जाति के थे, 80% उच्च जाति के प्रोफेसरों ने साथ हमारा दिया और हम विजयी होकर के निकले। और दुख की बात यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग ही बहुत ज्यादा मुखर होकर नहीं बोल पाए। हम चंद लोग मुखर होकर के बोले, जिसमें आदिवासी से प्रोफेसर सोनाचरिया मिंज और हम लोग थे। और शेष को जब हम लोगों ने मोबिलाइज किया, उच्च जाति के प्रगतिशील लोगों ने भी इस रिजर्वेशन के साथ दिया और हम लोग विजयी हुए। और आज एससी एसटी दोनों को प्रोफेसर में रिजर्वेशन मिलता है। और पहले मुश्किल से 10 या 12 एससी एसटी के टीचर मिलते थे। आज जानकर आपको गर्व महसूस होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 81 एससी एसटी के प्रोफेसर, 81 12 प्रोफेसर हैं और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये हमारी लड़ाई का यहाँ का ताकत रहा है। क्यों इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के ऊपर लगा हुआ है इस देश की सरकार? इसलिए लगी हुई है, जब से रिजर्वेशन दिया गया इस विश्वविद्यालय के अंदर, मैं खुले आम कहता हूं, इसे आंख खोल करके देखने की जरूरत है। 70% स्टूडेंट इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज उसके ऊपर है। आज 1000 सीटों पर इन्होंने पीएचडी का एडमिशन नहीं दिया। आप समझते हैं कि हमारा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के 700 स्टूडेंट को आज भी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकलता समाज को बदलने की ताकत बन सकता था देश के अंदर नहीं, लेकिन उन्होंने 1000 सीट में से 700 हमारा और 700 को इन्होंने बर्बाद किया। हम एंटी नेशनल, हमारा स्टूडेंट का नहीं, हमें तो उसका सुपरवाइजर। मैं एंटी नेशनल, मैं एंटी नेशनल हूं इसलिए कि मेरे बाप आजादी के दौर में अंग्रेजों के मार से उनके दांत सब टूट गए, जेल झेले। मैं एंटी नेशनल हूं। मैं समाज के उन गरीब तबकों के लिए लड़ूं, मैं एंटी नेशनल हूं। मेरा स्टूडेंट एंटी नेशनल है। और जिसने सामाजिक न्याय के उस विशाल तथ्य को इस देश के अंदर पढ़ने से रोका, वो राष्ट्रवादी, वो नेशनलिस्ट इस देश के अंदर। इसलिए ये लड़ाई लोग सोचता है रुक जाए, ये रुक नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। हो सकता है 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए आप इस लड़ाई को कुंद कर सकते हैं, लेकिन जनता का दबाव, जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इस देश के अंदर 80% अपनी जनसंख्या के बदौलत इस देश के अंदर हैं, तो ये दबाव आज थोड़ा सा आप सत्ता के बदौलत कम कर सकते हैं, लेकिन ये दबाव तो निरंतर बढ़ता जाएगा। वो पढ़ नहीं सकता, उनसे खाने, उसका शरीर तो इसी धरती पर रहेगा, उसकी समझदारी और उसकी चेतना इसी धरती पर रहेगी। उसको आप रोक नहीं सकते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल के लिए रोक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। इसलिए समझदारी की बात यह होगी
कि जितनी जल्दी SC ST OBC की ताकत को समझ ले, माइनॉरिटी की ताकत को समझ ले सरकार, उतना ही ज्यादा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हैं वो साकार हो सकता है। हम आपको याद दिलाए, फर्क आप नहीं करते कभी बड़े बड़े पार्टियों का मैनिफेस्टो आप नहीं करते। सरकारी पार्टी जिसके हम निर्णय नहीं चाहते, सरकारी पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 2014 में क्या लिखा था रिजर्वेशन के सवाल? वो सवाल उन्होंने उठाया था, शब्द रिजर्वेशन बोलना नहीं चाहता, आरक्षण शब्द तक नहीं दिया अपने मैनिफेस्टो में। उस मैनिफेस्टो में एक शब्द दिया गया है जो सुन के आश्चर्य करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में टोकनिज्म शब्द है। आरक्षण इतनी बड़ी चीज जो कर करके इस हिंदुस्तान के लोगों ने प्राप्त किया, क्या उसके ऊपर बस एक टोकनिज्म जैसे शब्द को देकर के डेरोगेटरी रिमार्क देकर के उस आरक्षण का शब्द उसमें रखा गया है? आप क्यों नहीं पढ़ते? ओबीसी का राज, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी जबरदस्ती बनने इस देश के अंदर आज उसी सरकारी पार्टियों में 150 से ज्यादा ओबीसी का एमपी है, 81 एमपी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। ये सब जब मिल जाए तो खाली SC ST OBC का राज होगा। क्या SC ST OBC को किसी प्रकार का राहत इस देश के अंदर है? कहां गया SC ST OBC? कि बाबा साहब का वही कहना कि ओबीसी ब्राह्मणवाद की पुलिस है, आज ब्राह्मणवाद की पुलिस बनकर हिंदुस्तान का ओबीसी और SC ST जब इस 300 की संख्या में सत्ताधारी पार्टियों का एमपी बनकर के बैठा हुआ है और आरक्षण और रिजर्वेशन का सवाल, ओबीसी SC का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल नहीं उठा सकता। कौन सा SC है, कौन सा ST है, कौन सा ओबीसी है? बाबा साहब अम्बेडकर को हम देखना चाहते हैं। हम यही पता कर देंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कितने लोग हैं। हाथ में बद्धी, देह पर जनेऊ, माथा में टिक्का, पद पर अंगूठियां हाथ में लेकर के, ये बाबा साहब और ज्योतिबा फुले का संदेश है। यहां हम ढूंढने लगेंगे तो आप लोगों के पास अंगूठियां नहीं मिलेगी, ढूंढने लगेंगे तो जनेऊ निकलेगा, ढूंढने लगेंगे तो चक्र माथा में टिक्का लगेगा, वह आवरी मिलेगा। आप इस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए जब उन्होंने देख लिया कि आज का ओबीसी SC ST चंद्र टिक्का लगाने के तरह तैयार है, आज का SC OBC ST जनेऊ पहनने के लिए तैयार है, हाथ में बद्धी पहनने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा अब क्या, ये तो धरातल हमारा तैयार है, खाली आईकॉन को पैसा दे करके खरीद लो। और सारे आईकॉन को पैसा दे दे करके उन्होंने खरीद लिया। जहां आप तुझ से एक नेता बने, फट से वहां फीडर बन करके आईकॉन को खींच लिया और उनके दलाल बना करके हमारे सामने पेश कर दिया। हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जो मंडल कमीशन के दरमियान कैसी कैसी भाषाएं बोलते थे। हम लोग भी उस भाषाओं के चक्कर में बड़े क्रांतिकारी बनना चाहते थे। कब भी सावन भादों में गोरी कलैया कादो, ऐसा मैं उस सरकार दिया जलाने चला जिसमें सदियों से अंधेरा था। आज हमारे घर में वही चिराग है जिसने सदियों के घरों में अंधेरा पैदा करके हमने चिराग पैदा कर दिया है। बोलने की जरूरत नहीं, हर आदमी के जीवन में वो आदमी मौजूद। और इसीलिए जब मैं कहता कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हर जगह आंदोलन चलाने की जरूरत है, और यह तबका एक कंसस तबका जो कुछ बोलेगा पढ़ करके तो समाज के लोग उसको सुनना चाहेंगे क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन हैं। और ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय केवल आरक्षण के सवाल पर यदि आप लड़ेंगे तो कतई कतई भी आप जिंदा नहीं रह सकते, कभी भी सामाजिक न्याय को सफल नहीं बना सकते। क्या हमने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ा? क्या हमने अवैज्ञानिकता के खिलाफ लड़ा? क्या जो ये आरक्षण समाप्त हो रहा है निजीकरण के चलते, भूमंडलीकरण के चलते, उस भूमंडलीकरण के खिलाफ लड़ा? क्या हम वो खेत मजदूर जिसमें अति पिछड़े और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो लेंडलेस में है, उसके लिए हमने सामाजिक न्याय के सवाल को लिया? नहीं लिया। तो दूसरे लोग हमारे साथ क्यों आवेंगे? अति पिछड़े क्यों आवेंगे? वो तो दलाल बनने के लिए अब तैयार है बीजेपी।
क्या अति पिछड़े के दर्द को पिछड़े जातियों के लोगों ने समझा? नहीं समझा। आज वो दलाल बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो अंतर विरोध, इसको समझने की जरूरत है। और यदि नहीं समझेंगे, सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण के हिसाब से नहीं। मैं भूपेंद्र नारायण मंडल की कोर्ट में श्रद्धा सुमन स्थापित कर देना चाहता हूं। उसका एक खास कारण, उनकी सर्वस्वीकृति थी। वो किसी एक जाति के नहीं माने जाते थे। मैं उन तमाम लोगों का नमन करता हूं जिसने आजादी के आंदोलन के दौर में भी ओबीसी SC ST ने बलिदान दिया और बाद के दिनों में सामाजिक न्याय के लिए दिया। उन सब का हम नमन करते हैं। और इसलिए जब हम कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, जब भूपेंद्र नारायण मंडल जी का नाम लेते हैं, तो उन्होंने आजादी के लिए भी लड़ा था, इस देश के लिए, और साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए लड़ा था। हमें आजादी के पन्नों से हटाना चाहते हैं कि आजादी के दौर में SC ST OBC ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। हमें उसे स्थापित करना पड़ेगा जिसने आजादी में भी बलिदान दिया है और बाद में जाकर सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष किया है। अमूमन लोग सामाजिक न्याय के सवाल पर उसको बैठा करके उसको चाहते हैं, उसको जातवादी घोषित कर देना। लेकिन क्या सामाजिक न्याय के सवाल को लड़ने वाले लोग जो देश के लड़े वो जातवादी थे? इसलिए कई चीजें आंख खोलने की और आंख खोलिए। वोट तरह तरह कमल छाप में मारिए, बनेगा राजपूत ही चीफ मिनिस्टर। दो स्टेट का चीफ मिनिस्टर राजपूत बना दिए। वोट SC और ST का ले लिए। हम नारा देते रहे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने खूब वोट दिया क्योंकि हमको मंदिर में ठेल करके हमारी मानसिकता को इस वैदिक मानसिकता में ठेल दिया, बद्धी बना करके वैदिक मानसिकता में ठेल दिया। हमको जनेऊ पहना करके, अंगूठी पहना करके हमारी मानसिकता को उस वैदिक मानसिकता में पहले ठेला और हमारी चेतना को घसीट करके और राजनीतिक सत्ता को उसने प्राप्त किया। इसलिए सामाजिक लड़ाई वही नहीं, सामाजिक लड़ाई भूमिहीन के लिए, नंदेश के लिए भी होगा, अंधविश्वास के खिलाफ भी होगा, भूमंडलीकरण के खिलाफ भी होगा, निजीकरण के खिलाफ भी होगा। तब जाके सामाजिक न्याय होगा और आरक्षण भी हम ले सकेंगे, अन्यथा आरक्षण नहीं देंगे। और इस लड़ाई के दौर में आप अकेला नहीं रहेंगे। हम कभी कभी भूल करते हैं, इस लड़ाई को हम ही कर लेंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ओबीसी का वो लड़ाई ओबीसी ही कर लेंगे, SC का लड़ाई SC ही कर लेंगे, ST का लड़ाई ST ही कर लेंगे। ऐसा होता तो हमारे क्या होता है? हम एक ऐसी लड़ाई लड़े जो दूसरे के लड़ाई के साथ संबंध स्थापित कर सके, तब भी लड़ाई बना सकते हैं। जैसे भूमिहीन के सवाल पर वामपंथी आते हैं तो हम कहेंगे हम वामपंथ के साथ बनाएंगे दोस्ती, लेफ्ट मूवमेंट के साथ बनाएंगे एक दोस्ती। मैं वामपंथ के कमजोरियों को जानता हूं। वो सामाजिक न्याय के आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय के आंदोलन का नेतृत्व यदि ST और OBC और माइनॉरिटी की यूनिट करती है तो वामपंथ को मजबूर होकर के आपका एलाइज बनना पड़ेगा। और जब मजबूर होकर के वो एलाइज बंद करना पड़ेगा तो आपके सामाजिक न्याय के आंदोलन को एक वैचारिक विचारधारात्मक आधार भी मिलेगा। आप सीधे नहीं कर सकते कि हम अकेले लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए इस दौर में जब आप अपना एजेंडा फिक्स करते हैं, जब अपना मुद्दा निर्धारित करते हैं, तो देखिए इस मुद्दे पर कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी ताकतें हमारी सहयोगी हो सकते हैं। एकला चलो, ये बात अब नहीं चलेगी। मिल के चलो, ये बात चले, ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो, ये बात ऐसे नहीं चलेगी। और जातवाद दूर कैसे होगा? बहुत मैंने मनन किया इसमें, बहुत मनन किया। ओबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, SC एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, ST एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, संवैधानिक शब्द है। एक्सट्रीमली ओबीसी अति पिछड़ा एक संवैधानिक वर्ड है। हम इसे ही यूज करें, हम ये यूज नहीं करें कि हम मालाकार, हम पासवान, हम जादव, नहीं, ये यूज नहीं करेंगे। और ये आज के तारीख में जातवाद तभी दूर होगा जब खुद एक जात का चेतनशील आदमी अपने जात के गंदगियों के खिलाफ लड़ेगा। एक गुंडा इस जात में पैदा हो जाता है, सारे गुंडे के पीछे पुलिस स्टेशन पर जब धरना करते हैं वो सब उसी जात का आदमी होता है। क्या उसमें अच्छी जात के आदमी नहीं है जो अपने जात के गुंडे को कह सके कि तुमने गलती किया है? हर आदमी उस गुंडे के पीछे हो जाएगा।
इसलिए यदि जातिहीन समाज बनाना है तो आज अपने ही जातियों के अंदर उन तत्वों को हटाइए जो जातवादी और गुंडागर्दी करते हैं, करप्शन करते हैं, देश को लूटते हैं। उस जात के आदमियों को भी, कंसस लोगों को यह ताकत होना चाहिए कि उस जात के, उस गुंडे के खिलाफ हम खड़े हो सके। नहीं तो फिर हम गुंडे के खिलाफ, करप्शन करने के वाले के ही साथ खड़े होंगे। किस प्रकार के? तो घोर जातवादी होगा, ये तो घोर जातवादी होगा। एक गुंडा निकल गया, मेरे जात का आदमी, मेरे जात का सब आदमी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा हुआ है कि ये हमारा जात का आदमी है, इसको छोड़ो। अरे उसको, उस गुंडे के खिलाफ उसी जात के आदमी को विरोध करना चाहिए। तभी दूसरी जातियों में एक ऐसी भावना पैदा होगी, नहीं इन लोगों में भी रेशनल लोग हैं, हम उसको घृणा नहीं कर सकते। आज कास्ट रिफॉर्म, कास्ट के अंदर खुद ही एक संघर्ष पैदा करना पड़ेगा। आजादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा मूल्य ये था कि सभी आदमी सभी जात के लिए लड़े थे, इसीलिए उसे एक सर्व स्वीकृति। लेकिन आज के तारीख में जात को समझते हैं वो वोट का आधार, और उस आधार पर फिर दूसरे जात को ठग करके, अरे ये जोड़ तगड़ करके समीकरण बनाए, सामाजिक न्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप उसकी ताकत को समझिए। लोहिया यदि कहते हैं, गांधी जब कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उस एकदम अंतिम आदमी को देखो और तब जनतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाओ। तब डेमोक्रेसी को डिफाइन करो जिसके देह पर कपड़ा नहीं है। क्या हम सामाजिक न्याय के लोग ऐसा करते हैं? वो जब करेंगे तो आप बुद्ध की तरह दूसरी उच्च जातियों के भी गरीब आदमी जिसके तब पर कपड़ा नहीं, उसके प्रति आपका संवेदना जागृत होगी। और तब जो एकता होगी, जब आपके लिए रेशनलिटी तब तैयार हो, इतनी ज्यादा होगी आरक्षण के लिए कि आने वाले समय में आपके आरक्षण को कोई काट नहीं सकता। लेकिन आप अपना लॉजिक खो देंगे कि हम तो अपने लिए खूब कर लेंगे और दूसरे के लिए नहीं करेंगे, उसकी बेरोजगारी के लिए नहीं करेंगे, उसकी भुखमरी के लिए नहीं करेंगे। और इस देश के आमूल परिवर्तन के जो मुद्दे हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। केवल मेरे लिए ऐतिहासिक रूप से हम पिछड़े रहे, आरक्षण के सवाल पर हमको ही केवल मदद कर दे, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं। इस देश में एक स्थिति ऐसी पैदा, आरक्षण के खिलाफ बहुत लोग हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि आपके लॉजिक ऐसे हैं उसको बोलना बहुत कठिन है। लेकिन आपने जिस तरह से चीज को दरपेश किया है, लोग धीरे से भीतर कुनमुनाने लगते हैं, नहीं मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। उन सारी चीजों को देखिए। और मैं ये कह रहा, ये आपका जनरेशन करे या नहीं करे, ऐसी बातें, ये समाज विज्ञान का अपना रास्ता है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच के ही रहे। सभ्यता के दौर में जब आदमी वृक्ष का छाल पहुंच कर रहा था, तो आज अट्टालिकाओं में रह रहा है। सभ्यता के दौर में आदमियों ने, हाशिए पर के आदमियों ने संघर्ष किया है और अपने अस्तित्व को कायम किया है, आने वाले भविष्य में भी करेगा। बस बात यही लिखेगा कि हम अपनी जिंदगी में नहीं कर रहे। हमारे बाल काले थे तो पकेंगे नहीं, मोदी जी के बाल बहुत काले थे तो पक नहीं रहे होंगे, मोदी जी के पैर बहुत मजबूत थे तो इस बुढ़ापे में डगमगाएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, शाश्वत रहेंगे, निरंतर रहेंगे। अरे इस गफलत में कितना रह सको, समाज बदला है और बदल करके रहे। और क्या समझदारी, आज के तारीख में शिक्षा के बारे में क्या समझदारी, बड़े बड़े लोगों को, मूर्खाधिराज को इस देश के बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर बैठा है। अभी हाल में ICSSR के चेयरमैन एक बिहारी साहब, बिहारी से कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से केवल एक्टिविस्ट पैदा होता है। मैं कहता हूं क्या है उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, यदि वो समाज बदलने की समझ नहीं रखता तो नौकरी खोजते चलिए, नौकरी मिलने वाला नहीं। आपको यह महसूस होना चाहिए, यह पूंजीवाद का नियम है कि पूंजीवाद बिना बेरोजगारी का जिंदा नहीं रह सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, और यह अडानी और अंबानी का यह सेवा सपाटी और उनके दलाल इस देश का बेरोजगारी दूर करेंगे। नहीं समाज बदलोगे तो बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
समझ के आधार पर। आइए वेद के ऊपर हम बहस करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, पुराण के आधार पर हम करना चाहते हैं। और वेद में जो आलोचनात्मक पक्ष होगा, जब हम उसका आलोचना करेंगे तो हमारी हत्या होगी, क्योंकि वैदिक हिंसा न होगा, वैदिक हिंसा न होगी। हम जब वेद की आलोचना करेंगे, जब हम यह कहेंगे शूद्रों को कान सीसा, शूद्र और स्त्री दोनों, स्त्री उच्च जाति की भी पिछड़ी जाति, उसे शिक्षा और धन से वंचित रखो, और जैसे ही उनकी बात करे उसके कान में शीशा पिघला करके दो। यदि हम कहेंगे कि इसे संशोधित करो तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, और फिर हमारा जो है कान में शीशा उड़ेल करके हमारे कान में रखा गया। कल ये चाहते हैं आज का शासन कि किसी भी नौजवान को नौकरी के लिए जो योग्यता है वहां एकदम रोक दो, सीबीएसई का रिजल्ट डीले कर दो, नेट का रिजल्ट डीले कर दो, नेट को 2 से 1 बार कर दो, कहीं सरकारी कॉलेज नहीं खोलो, निजीकरण की तरफ भागने दो सबों को, क्योंकि इन्होंने अदानी और अंबानी और वर्ल्ड बैंक और IMF कोई झूठ भी बोलता है। इस देश का नेता जो शासन में बैठा हुआ उनका कोई शब्द नहीं है, वो सारे शब्द दिए हुए हैं वर्ल्ड बैंक। वो वर्ल्ड बैंक वाले क्या कहते हैं, आज से 3 वर्ष पहले एक पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक भाषण दिया था JNU में। उन्होंने कहा कि नया थ्योरी निकला है। मैंने कहा भाई बताइए नया थ्योरी क्या है। उसने कहा अनएम्प्लॉयड विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। वो तो 3 वर्ष 4 वर्ष पहले पता। आज हमारे देश के सत्ता के बैठे हुए जो शीर्ष पर आदमी कहता हम बेरोजगारों को इतना मजबूत करेंगे कि वो दूसरे बेरोजगार को भी रोजगार देंगे। वो तो वर्ल्ड बैंक का तोता बना हुआ है, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या बोला ये तो पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ते कहाँ हैं आज की तारीख में? हमारी ताकत हमारी पढ़ाई, और मैं इस बात से खुशी जाहिर करता हूँ ओबीसी से ज्यादा SC ST के लोग आज इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे। ओबीसी के लोग पढ़ते कहाँ हैं? उनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई के माध्यम से वो राजनीतिक सत्ता में जाना नहीं चाहते हैं। वो मीडियापति से किसी का इधर से उधर चमचागिरी करके नेता बनना चाहते हैं, और किसी तरह जीवन यापन करने के लिए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लेनिन जब स्टेट एंड रिवोल्यूशन में कोई बात लिखता है तो हम भी समझते हैं। आजकल लेनिन को कोट करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सामाजिक न्याय का आदमी उसे तुरंत दुश्मन समझते हैं, उसको तुरंत दुश्मन समझते हैं। उन्होंने कहा था रीड रीड रीड, अध्ययन करो अध्ययन करो अध्ययन करो। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहे थे पहले शिक्षित हो, और ये शिक्षा इतनी बड़ी ताकत है, इसी को रोकना चाहती है ये सरकार। बुद्ध ने कहा अज्ञानता ही तेरे दुख की जन्मी है। ज्योतिबा फुले ने कहा शिक्षा के लिए मत मानी। अम्बेडकर ने कहा पहले शिक्षित हो, क्योंकि यही शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। लेनिन ने भी कहा था रीड रीड रीड, और दूसरा शब्द कहा था कंटेक्ट कंटेक्ट कंटेक्ट, जनता के साथ हमेशा उसके साथ रहो, उसकी जिंदगी उसके दुख के साथ रहो। हम ये कर रहे हैं, क्या ये सामाजिक न्याय का ये पक्ष नहीं है? इसलिए सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण साथियों कोई भारत के परिधि में खोजने की जरूरत नहीं है, और विश्व के परिधि में खोजने की जरूरत है। और ज्ञान को गहरा करने के लिए 1-2 बातें और करनी होगी। सामाजिक न्याय के धारा में जो वैचारिक अंतर विरोध है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं वैचारिक अंतर विरोध ही एकता का सबसे बड़ा नियम है। विरोधी बातें रहेगी फिर एक होगा, और इसलिए ये आप मत कहिए कि ज्योतिबा फुले की जो समझ थी, उस समझ की जो मुख्य धारा थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एक ही जैसा नहीं था। ये मैं बता पेरियार की जो समझ थी वो अम्बेडकर की समझ नहीं थी, लेकिन कुछ बातों के सवाल पर, ब्राह्मणवाद के सवाल पर, ब्राह्मण एट्रोसिटीज के सवाल पर, इन सवालों में एकता थी। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को 3 गुरु माने, बुद्ध को माने, ज्योतिबा फुले को माने और कबीर को माने। ये तीनों को माने, ये हमारे प्रेरणा स्रोत। लेकिन तीनों के बीच कुछ अंतर विरोध भी है। यदि ज्योतिबा फुले
एक खास समय में वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ब्राह्मण की छाया तक नहीं हमारे दांत पर करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वो किसान के लिए पावरे भी लिखते हैं, क्लास कंटेंट के लिए भी वो वायसराय के सामने में अंग्रेजी में 3 घंटे तक उस टैक्स के खिलाफ बोले। इस टैक्स के चलते वहां खेत मजदूर की हालत बहुत खराब थी, उस टैक्स के खिलाफ उन्होंने बोला। वहां से आने के बाद पेरियार और अम्बेडकर के बीच भी एक कुछ सवाल उठे। आपको मालूम हो, जो पढ़ने लिखने का सवाल हो, तो पेरियार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 1925 में रिसेप्शन कमेटी के मेंबर, उन्होंने कहा कि जाति के शोषण का सवाल भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर होना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे धुन में सवाल थी कि वर्गीय संघर्ष ही जातिवाद के सवाल को टक्कर कर देगी और खत्म कर देगी। तो उन्होंने कहा यहाँ ये होने वाला नहीं है, और पेरियार कम्युनिस्ट आंदोलन से वो अलग। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, आप मेरे आंदोलन में आइए। कहा कि देखिए हमारा समर्थन है, लेकिन मैं आपके आंदोलन का पूरी तरह हिस्सा नहीं बन सकता। तो पेरियार ने कहा, बाबा साहब ने कहा, क्या बात है, जब हमारे और आप में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक धरातल बनता है करने के लिए, तो क्या बात है जो आप पूर्ण रूप से नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि दलित को हम विश्व के दृष्टिकोण से परिभाषित करना चाहते हैं। तो कहा क्या मतलब? का मतलब यह है कि हम विश्व के आधार पर दलित कौन हो सकता है उसकी परिभाषा दे सकते हैं, देना चाहते हैं, केवल भारत के अंदर नहीं। क्योंकि सर्वजनीन सर्वभौम एक विश्वजनीन दृष्टिकोण को वो रखना चाहते थे पेरियार। कहा आपके लिटरेचर का सोर्स, कहा कि दलित को डिफाइन करना होगा तो सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना पड़ेगा। देखिए सवाल कहां है, चीज जुड़ने का भी एक तत्व हमारे पास मौजूद है, हरदम लड़ने का ही नहीं। इसलिए वामपंथी आंदोलन आज सामाजिक न्याय पर गुप्पी चुप्पी और जातवादी लोग उसको बनने नहीं देते हैं सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन उसका एक नैतिक और नीतिगत उसका एक इतिहास है जिसके साथ आपका ये संधि बन सकता है। इन सब चीजों के बाद मैं कितना बोलूं इसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं अपनी बात बंद करता हूं और इसी जगह बंद करता हूं कि जहां से आप सोचना शुरू करें। मैं अपनी बात से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक कई अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली है। बाहर चाय आपका इंतजार कर रही है, उसके पहले कि धन्यवाद।